सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डिनर थर्ड सेमेस्टर के संस्कृत विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु क्वेश्चंस को। अगर आपने बहुविकल्पीय प्रश्नों को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। बहुत ही अच्छे से मैंने पढ़ाया है, सारे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। यहाँ पर अंश लिखा है, अस धातु के लट लकार मध्यम पुरुष के तीनों वचनों के रूप लिखिए। अस धातु लट लकार, दोस्तों देखिए, अस धातु में अस्ति अस्तः संति, ये हो गया प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष में होता है असि अस्थ अस्त और उत्तम पुरुष में होता है अस्मि अस्वः अस्मः। तो केवल मध्यम पुरुष यहाँ पर पूछा था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। उष्ण संभ्रक वर्णों की संख्या को बताते हुए उन वर्णों का भी उल्लेख करिए। तो आपको पता है यहाँ पर क्या पूछा दोस्तों, उष्ण व्यंजन कौन कौन से हैं या उष्ण वर्ण कौन कौन से हैं। तो उष्ण वर्ण 4 हैं हमारे संस्कृत में, तीनों श और ह। तो राइट आंसर यही हो जाएगा। 2023 में देखिए सब प्रश्न पूछे हुए हैं। जब आप सीरीज पढ़ते हो तो सारे के सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आप दोहरा लेते हो। इसके अलावा और जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी आप पढ़ लेते हो। तो सीरीज पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सो उदाहरण वृद्धि रेचि संधि विधायक सूत्र का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, एक धन एक, अ और ए मिलकर के एकैक। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। तो यहाँ पर एकैक का संधि विच्छेद है एक धन एक। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। पीतांबर शब्द का विग्रह पुरस्तर समास नाम लिखिए। तो पीतांबर शब्द का समास विग्रह होगा पीत है अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु यहाँ पर होगा। भगवान कृष्ण के लिए भी कहीं कहीं यूज होता है, लेकिन मेनली जो पीतांबर शब्द है ये पीला वस्त्र, पीतांबर मतलब पीला वस्त्र, और पीला वस्त्र पहनते हैं भगवान विष्णु। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर देखिए बहुव्रीहि समास है। मैंने जहां भी बताया है आपको भगवान विष्णु को ही बताया है, तो यहाँ पर भी आप वही याद रखिएगा। ठीक है, भगवान विष्णु के लिए ही ज्यादा प्रयोग होता है। और अक्सर एग्जाम में यही पूछता है कि पीतांबर में कौन सा समास है। अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि समास दिया हुआ है तो बहुव्रीहि समास को ही आप लगाओगे आंसर सही। ठीक है, अब ये आप कृष्ण विष्णु कुछ भी आप समझ रहे हो अपने हिसाब से, लेकिन मेनली जो पीला वस्त्र धारण करते हैं वो भगवान विष्णु ही धारण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान कृष्ण दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अभिता परितः शब्दों के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अभिता परिता चा प्रतियोगी द्वितीया। तो अभिता परितः शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। ग्रामम अभिता वृक्षाः सन्ति, नगरम परितः मार्गाः सन्ति, यानी नगर के चारों ओर मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। प्रारब्ध मुक्त मजमा न परित्यजन्ति, श्लोकांश का क्या अर्थ है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा अर्थ है। उत्तम श्रेणी के पुरुष विघ्नों के बार बार आने पर भी कार्य के प्रारंभ होने के बाद पूरा किए बिना नहीं छोड़ते। क्वेश्चन नंबर 7 है। युष्मत शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखिए। 2018 के एग्जाम में सब पूछे हुए प्रश्न है। तो युष्मत दोस्तों देखिए, युष्मत शब्द रूप में त्वम युवाम यूयम यही होता है प्रथमा विभक्ति में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। बलिम याचते वसुधाम में बलि का कर्म संज्ञा विधायक सूत्र क्या है। कतुरिप्सित तमम कर्म, यानी कि कर्म कारक द्वितीया विभक्ति। ठीक है, 2018 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 है। श्याम बुद्धिमान लड़का है, वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो श्याम बुद्धिमान है बालकः अस्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। वर्णों के पंचम वर्ण माहेश्वर सूत्रों के किस क्रमांक के अंतर्गत आते हैं। तो ये अंतिम क्रमांक के अंतर्गत आते हैं। इयम गणनम, यानी कि अंग, इय, अड़, न और म, यही है अंतिम वर्ण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। पितरौ शब्द का समास विग्रह एवं समास का नाम लिखिए। तो पितरौ मतलब माताश्च पिताश्च, यानी कि इसमें क्या होगा, माता पिता, यानी कि द्वंद्व समास होगा। जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर द्वंद्व समास होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है। या र ला वा को किस नाम से जानते हैं। तो या र ला और वा को अंतस्थ नामों से पुकारते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। तालु से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है। तो तालु से ई, च, छ, ज, झ, इय, य, श वर्णों का उच्चारण होता है। दोस्तों यहाँ पर इया नहीं होगा, इया का नासिका होता है। बाकी सब इच यशा नाम तालु,
यानी कि ई और चा वर्ग और ये य और ये वाला श शेर वाला, इन सभी का उच्चारण स्थान होता है तालु यानी कि चा वर्ग। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, बस अगर आप ये याद रखोगे तो कभी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, ता और था का उच्चारण स्थान किस स्थान से होता है? तो कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। तो देखिए ये कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया और ओष्ठ हो गया। तो ता और था का उच्चारण स्थान दंत है। क्या है? दंत है। और यहाँ पर क्या दे दिया था? कंठ लिखा था, दंत है दोस्तों। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिए। तो इस तरीके से का वर्ग कंठ तालु, चा वर्ग का तालु, टा वर्ग का मूर्धा, ता वर्ग का दंत और पा वर्ग का ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर 15 है, सा का उच्चारण स्थान बताइए। तो जो शा होता है वो जिस तरीके से ता का उच्चारण स्थान दंत होता है वैसे ही शा का लृतुलसा नाम दंतः। ठीक है, लृतुलसा नाम दंतः में जो ल वर्ण है वो भी आ जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर जो सा है इसका उच्चारण स्थान, इसका भी उच्चारण स्थान दंत है और ला का भी। क्वेश्चन नंबर 16 है, संधि किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के अत्यंत पास आने से उसमें जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, या दो वर्णों के मेल को ही हम संधि कहते हैं। जैसे रमेश है, रमेशः, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो रमा धन ईशा, रमा धन ईशा रमेशः, इस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। याद रखिएगा, ये बहुविकल्पी प्रश्नों में भी पूछा गया है कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वर संधि किसे कहते हैं? जब पहले शब्द का अंतिम स्वर दूसरे शब्द के आदि या प्रारंभिक शब्द से मिलता है तो स्वर संधि होती है। जैसे कि रथ धन आरूढ़, रथारूढ़, विद्या धन आलय, विद्यालय, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब पहले शब्द का अंतिम व्यंजन दूसरे स्वर के आदि या प्रारंभिक स्वर या व्यंजन से मिलता है तो व्यंजन संधि होती है। जैसे वाक धन ईश, वागीशा, सत धन चित, सच्चित। क्वेश्चन नंबर 20 है, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? जब पहले शब्द के अंत में आया हुआ विसर्ग दूसरे शब्द के आदि या प्रारंभ में आए हुए स्वर या व्यंजन से मिलता है तो विसर्ग संधि होती है। जैसे कि छात्र तिष्ठति, तो छात्र तिष्ठति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, एचो अय वाय यावह किसका सूत्र है? तो यह सूत्र है आयादि संधि का। क्वेश्चन नंबर 22 है, बालक मातरम प्रणमति, यानी कि बालक माता को प्रणाम करता है, इसमें कौन सी कारक या विभक्ति है? तो मातरम में कर्म कारक या द्वितीय विभक्ति। कर्ता ने कर्म को, बालक माता को प्रणाम करता है। मातरम माता को, यानी कि को चिन्ह किसमें होता है? द्वितीय विभक्ति या कर्म कारक में। क्वेश्चन नंबर 23 है, नदीषु गंगा श्रेष्ठा, रेखांकित शब्द में कारक और विभक्ति बताइए। तो साफ साफ दिख रहा है, सा पर छोटा ऊ की मात्रा लगी है, इसमें सप्तमी विभक्ति है और सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक होता है। क्वेश्चन नंबर 24 कितना आसान सा प्रश्न पूछा, गुरुवे नमः, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, ये 3 वर्ण जहां भी आपको मिलेंगे वहां पर होगी चतुर्थी विभक्ति। तो गुरुवे में संप्रदान कारक या चतुर्थी विभक्ति है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बलिम याचते वसुधाम, रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति बताइए। तो बलिम में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अनुस्वार तथा अनुनासिक का एक एक एग्जाम्पल दीजिए। तो अनुस्वार का उदाहरण धर्मम धनचर, यानी कि धर्मंचर, और अनुनासिक का उदाहरण दिक धननाथ, दिंगनाथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, वांगमयम शब्द का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो वाक धनमयम, वांगमयम। तो दोस्तों वाकमयम में है व्यंजन संधि, यहाँ पर आप देख सकते हो का के नीचे हलंत लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 है, परोपकार शब्द का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। तो परोपकार शब्द में तत्पुरुष समास है पर धन उपकारः, परोपकारः। क्वेश्चन नंबर 29 है, मातृ शब्द के षष्ठी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो षष्ठी विभक्ति में एक वचन में मातु, द्विवचन में मात्रा और बहुवचन में मातृणाम होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, श्रु यानी कि सुनना, धातु लट लकार मध्यम पुरुष के सभी वचनों को लिखिए। तो श्रृणति, श्रृणुतः, श्रृण्वन्ति।
क्वेश्चन नंबर 31 है, पट धातु के लिट लकार के सभी पुरुष एवं सभी वचनों के रूप लिखिए। तो पट धातु में लिट लकार के सभी यहाँ पर देखिए लिखना है, तो यहाँ पर देखिए अथवा पट धातु के सभी लकारों और वचनों में रूप लिखिए। तो देखिए 2018 में, 2022 में, 2023 में मैंने आप लोगों से बार बार कहा है कि पट धातु बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके सभी लकारों को हम देखेंगे। सबसे पहले लट लकार यानी कि वर्तमान काल, पठति पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा। इसके बाद है लिट लकार भविष्य काल, पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथ पठिष्यथ, पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्यामा। तो भविष्य काल जब आप लिखते हो भविष्य, तो उसमें क्या आता है, ये वाला श आता है ना षटकोण वाला, तो बस वही वाला श आप देखिए सभी में आया हुआ है भविष्य काल। क्वेश्चन नंबर उसके बाद देखिए लंग लकार यानी कि भूतकाल में सब में आपको आ दिखेगा, अपठत अपठताम अपठन, अपठा अपठतम अपठत, अपठम अपठाओ अपठाम। इसके बाद लोट लकार जो कि 2022 में पूछा हुआ है, पठतु पठताम पठन्तु, आज्ञा के अर्थ में होता है पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम। इसके बाद विधिलिंग लकार है, तो पठेत पठेताम पठेयु। ध्यान से देखिए विधिलिंग लकार की पहचान क्या होती है, सभी में आपको एक ही मात्रा दिखेगी, सभी में आपको एक ही मात्रा दिखेगी। इससे पहले आप देखिए किसी में भी एक ही मात्रा आपको नहीं दिखी थी, तो इसमें आपको एक ही मात्रा मिलेगी। पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेयो पठेम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, ध्रुवम पाए अपादानम सूत्र किससे संबंधित है, तो ये अपादान कारक का सूत्र है। दोस्तों क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 है, अधिकरण कारक का सूत्र लिखिए, तो आधारो अधिकरणम। क्वेश्चन नंबर 34 है, करण कारक का सूत्र बताइए, तो साधकतम करणम। क्वेश्चन नंबर 35 है, कर्ता कारक का सूत्र लिखिए, तो स्वतंत्र कर्ता, यानी कि जो कर्ता कारक होता है वो स्वतंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, आधार कारक किसे माना जाता है, तो अधिकरण कारक को हम आधार कारक की श्रेणी में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, अस्मत् शब्द का षष्ठी विभक्ति द्विवचन में रूप बताइए, तो ये होगा अवयोग। क्वेश्चन नंबर 38 है, वारी शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वारी शब्द का पंचमी एक वचन हो जाएगा वारिड़ा। तो दोस्तों देखिए राजा शब्द का द्वितीय एक वचन पूछा है, तो राजा राजाना और राजाना, ये प्रथमा विभक्ति हो गई। द्वितीय विभक्ति में राजानम होगा, राजा नाम नहीं राजानम, ठीक है, राजानम राजानव राज्ञ। क्वेश्चन नंबर 40 है, ग्रामम अभिता तड़ागा शंति, रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति बताइए। तो देखिए दोस्तों, तो अभिता का मतलब होता है दोनों ओर, ठीक है, गांव के दोनों ओर तड़ाग यानी कि तालाब हैं। तो रेखांकित शब्द यानी कि ग्रामम में कौन सा कारक है, तो ग्रामम में कर्म कारक है, ठीक है, और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। तो अभिता परिता समया निक्सा हा प्रति अनु, ये शब्द आपको जहां भी शब्द मिलेंगे वहां पर द्वितीय विभक्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 41 है, मोहनः कंदुकेन क्रीडति, रेखांकित शब्द में कारक और विभक्ति बताइए। तो कंदुकेन में कर्ण कारक तृतीय विभक्ति, बालक गेंद से खेलता है, ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, ये जहां भी आपको शब्द मिलेंगे से या के द्वारा, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा या बाण के द्वारा मारा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति या करण कारक। क्वेश्चन नंबर 42 है, 18 से 20 तक की संख्याओं को संस्कृत में लिखिए, अथवा 11 से 20 तक संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। 2018 में, 19 में, 22 में, 23 में आप देखिए ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो देखिए एक को एक एकम एकदा, दो को द्वि दो द्वे, तीन को त्रय त्रिड़ी तिस्त्र, चार को चत्वार चत्वारी चस्त्र। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाया हुआ है पूरा क्लास में, 1 से लेकर के 100 तक गिनती। 5 को पंचम या पंच, 6 को षष्ठ या षठ, 7 को सप्तम, 8 को अष्टम या अष्टव, 9 को नवम या नव, 10 को दसम, 11 को एकादश, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश, 19 को नवदश या एकोनविंशति या फिर ऊनविंशति भी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 19 बार बार एग्जाम में पूछता है।
तो ऊनविंशति भी होता है। 20 को विंशति, 21 को एकविंशति, 22 को द्वाविंशति, 23 को त्रयोविंशति, 24 को चतुर्विंशति, 25 को पंचविंशति, 26 को षड्विंशति, 27 को सप्तविंशति, 28 को अष्टविंशति, 29 को एकोनत्रिंशत यानी कि 30 में एक नहीं है, 30 को त्रिंशत, 31 को एकत्रिंशत, 32 को द्वात्रिंशत, 33 को त्रयस्त्रिंशत, 34 को चतुस्त्रिंशत, 35 को पंचत्रिंशत, 36 को षड्त्रिंशत, 37 को सप्तत्रिंशत, 38 को अष्टत्रिंशत, 39 को नवत्रिंशत, 40 को चत्वारिंशत, 41 को एकचत्वारिंशत, 42 को द्विचत्वारिंशत, 43 को त्रयश्चत्वारिंशत, 44 को चतुश्चत्वारिंशत, 45 को यहाँ पर पंच होगा दोस्तों पंचचत्वारिंशत, 46 को षट्चत्वारिंशत, 47 को सप्तचत्वारिंशत, 48 को अष्टचत्वारिंशत, 39 को एकोनपंचाशत और 50 को पंचाशत, ठीक है, और 51 को एकापंचाशत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है गम धातु के सभी लकारों और वचनों के रूप लिखिए। तो सबसे पहले लट लकार यानी कि वर्तमान काल में हम देखेंगे गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छत, गच्छामि गच्छाव गच्छामः। गम धातु और पट धातु जरूर याद रखिएगा दोस्तों। लिट लकार यानी कि भविष्य काल में ये वाला श मिलता है, गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यत, गमिष्यामि गमिष्याव गमिष्यामः। लंग लकार यानी कि भूतकाल में अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छ अगच्छतम अगच्छत, अगच्छन अगच्छाओ अगच्छाम। लोट लकार में गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छ, गच्छानि गच्छाओ गच्छाम। इसके बाद वृद्धलिंग लकार में तो विधिलिंग लकार में गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, गच्छे गच्छेतम गच्छेत, गच्छेतम गच्छेयो गच्छेम। इसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 क्री धातु का लिट लकार का रूप लिखना है। तो करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुतः कुरुथ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ये लिट लकार नहीं बल्कि लट लकार में दिया हुआ है आंसर। तो लट लकार में इसको अगर हम करेंगे तो करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुतः कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मः। तो दोस्तों अगर क्री धातु लिट लकार में जैसा कि यहाँ पर दिया था अगर हम इसको लिखे तो ये होगा करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति, करिष्यसि करिष्यतः करिष्यथ, करिष्यामि करिष्याव करिष्यामः। तब ये होगा लिट लकार यानी कि भविष्य काल में। लेकिन अभी यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है लट लकार में, ठीक है, आंसर लट लकार में यहाँ पर दिया हुआ और लिट लकार भी मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 45 है पिब एवं स्मरण धातु के सभी लकार एवं वचनों के रूप लिखिए। तो पिब माने पीना और लट लकार तो पिबति पिबतः पिबन्ति, पिबसि पिबथः पिबथ, पिबामि पिबावः पिबामः। फिर लोट लकार में हो जाएगा पिबतु पिबताम पिबन्तु, पिब पिबतम पिबतः, पिबानि पिबावः पिबामः। फिर लंग लकार यानी कि भूतकाल में अपिबत अपिबताम अपिबन, अपिबह अपिबतम अपिबत, अपिबम अपिबाव अपिबाम। फिर विधिलिंग लकार में आते हैं पिबेत पिबेताम पिबेयुः, पिबेह पिबेतम पिबेत, पिबेयम पिबेयो पिबेम। फिर लिट लकार यानी कि भविष्य काल में आते हैं तो ये हो जाएगा पाश्यति पाश्यतः पाश्यन्ति, पाश्यसि पाश्यतः पाश्यत, पाश्यामि पाश्याव पाश्याम। इन सभी को याद करने का ट्रिक मैंने क्लास में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। सारे के सारे विषयों के आपके थर्ड सेमेस्टर को हाथों से लिख करके नोट्स बना के पढ़ाया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पर लिट लकार भी आपने देख लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं दीर्घ संधि का सूत्र लिखिए। तो दीर्घ संधि का सूत्र देखिए अका सवर्णे दीर्घ। क्वेश्चन नंबर 47 है सह साकम समम सार्धम शब्दों के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राम के साथ सीता भी वन को गई। क्वेश्चन नंबर 48 है न्यायात पतः प्रविचलन्ति पदम न धीरा, यानी कि जो धीर पुरुष होते हैं, धैर्यशाली पुरुष होते हैं, वो कभी भी न्याय के पथ से विचलित नहीं होते, यानी कि धैर्यशाली पुरुष न्याय के मार्ग से एक कदम पीछे नहीं हटते हैं। 2019 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 49 है 21 संख्या को संस्कृत में लिखिए। तो एक विंशति। क्वेश्चन नंबर 50 है सप्ताध्यायी शब्द में कौन सा समास है। सप्ताध्यायी 7 संख्या आ रही है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, द्विगु समास होगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर होगा द्विगु समास। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चंस आपने कंप्लीट कर लिए।
थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए दोस्तों। अगर कहीं कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको सारे विषयों के नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस अगर आपको देखनी है तो आपको ये सब हमारे ऐप में मिल जाएंगे। सारे विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स, क्लासेज, मास्टर क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के रजन सीरीज, कॉमन सीरीज की पूरी पीडीएफ, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप में। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच, क्लास को देखते रहिए। और राजन सीरीज और कॉमन सीरीज के सारे प्रश्नों को हर विषय के अच्छे से पढ़ा करके हम खत्म करेंगे, आपको पता ही है। तो आप लोग चैनल से बने रहिए, सारे क्लासेस को देखते रहिए। जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारी क्लासेस की लिंक मिल जाएगी। और चैनल से बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।